नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, उपचुनाव के नतीजों पर मंथन का दौर जारी है। हिमाचल गुजरात के चुनाव के ठीक पहले उपचुनाव के नतीजे बीजेपी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया। चुनाव कोई भी हो, सियासी संदेश काफी बड़ा होता है। उपचुनाव में नोटा के बढ़ते आंकड़ों ने सबको डरा दिया। महाराष्ट्र की अंधेरी इसमें उद्धव समर्थक कैंडिडेट की जीत पहली नजर में सामान्य लगती है, लेकिन नंबर 2 पर नोटा के नंबर ने सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि करीब 15% लोगों ने नोटा का बटन दबाया। तमाम सियासी दलीलें सामने आ रही हैं। नोटा के लिए बाकायदा चुनावी कैंपेन की बात दोहराने जा रही है। यह बात हैरान परेशान कर रही है। नोटा का मतलब है कोई भी कैंडिडेट को वोटर सही नहीं मान रहा। कैसे नोटा का बढ़ता नंबर हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है, यह भी आपको समझाऊंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल नोटा से आने वाले वक्त में किस तरीके से हिंदुस्तान में दिक्कत होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। इमरान खान पर आजादी मार्च के दौरान गोलीबारी की गई। मुश्किल से इमरान की जान बच गई। पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया में इमरान खान पर गोलीबारी की खबरें सुर्खियां बनी। पूरी दुनिया ने हमले का लाइव वीडियो देखा। बावजूद इसके पाकिस्तान में इस मसले पर सियासत हो रही है। पूरी गोलीबारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान खान को बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान से बेहतर एक्टर बताया जा रहा है। इमरान खान पर गोलीकांड पर पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान का राष्ट्र की आवाज के जरिए पूरा अपडेट दूंगा। जलवायु परिवर्तन से बढ़ती समस्या का सामना पूरी दुनिया कर रही है। कहीं तेज धूप से सड़कें पिघल रही हैं, कहीं बाढ़ से जिंदगी बेहाल है। ऐसे मौसम में सबकी नजरें इस वक्त मिस्र पर टिकी है, जहां जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 की शुरुआत हो गई है। COP27 120 से ज्यादा विश्व नेता इसमें भाग लेने आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर मंथन करने वाले हैं। COP27 में इस बार किन मुद्दों पर बात होगी, किन देशों पर नजर होगी, मैं आपको COP27 के तमाम मुद्दों के बारे में बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हर चुनाव कुछ कहता है। हर चुनाव के बाद नतीजों पर मंथन होता है। हर चुनाव में देश लोकतंत्र की सेहत से जुड़े कई सारे संकेत भी देता है। नतीजों के आधार पर आगे की रणनीति तय होती है। चुनाव के आगे कोई बड़ा चुनाव हो, उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है गुजरात और हिमाचल के चुनावी माहौल में उपचुनावों की चर्चा हो रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से उपचुनाव के नतीजों पर आधार बनाकर माहौल बना रही है।
आगे की रणनीति तैयार कर रही है, आगे की रणनीति के लिए इसके इस्तेमाल पर काम कर रही है। 3 नवंबर को देश को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। नतीजे रविवार को सामने आए। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रही। उपचुनाव के नतीजे गुजरात और हिमाचल चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का जोश हाई कर रहे हैं। बीजेपी 7 में से 4 सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाब रही। कांग्रेस ने अपनी 2 सीटें गंवा दी। आरजेडी, शिवसेना, टीआरएस को एक-एक सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की गोपालगंज, उत्तर प्रदेश की गोला, गोकर्णन और ओडिशा की धामनगर सीट पर जीत दर्ज की है। हरियाणा के आदमपुर सीट पर भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के भव्य बिश्नोई को जीत मिली है। बिहार के मोकामा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सोनम देवी को हराया। तेलंगाना में मोनुगोड के सीट पर टीआरएस की कुसकुंतला प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी प्रत्याशी कोमती रेड्डी राज को हराया। महाराष्ट्र के अंधेरी पूर्व सीट पर उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके जीती। उनके खिलाफ बीजेपी और शिंदे गुट ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, हर चुनाव कई सारे सियासी संदेश देता है। सभी चुनावी नतीजों का सियासी गुणभाग किया जाता है। सियासी गणित का भी मंथन चिंतन का दौर जारी है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो महाराष्ट्र की पूर्व की अंधेरी पूर्व सीट है, जहां पहली नजर में बेशक ऋतुजा लटके की जीत सामान्य नजर आती है। किसी बड़े राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसलिए ऋतुजा जीत गई। लेकिन ऐसा नहीं है। ऋतुजा की जीत के आंकड़े एक बहुत बड़ी चिंता की ओर इशारा भी कर रहे हैं। ऋतुजा के बाद दूसरे नंबर पर नोटा वालों वोटों का आंकड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने नोटा यानी नन ऑफ द अबव, इससे कोई भी बटन नहीं दबाया होगा। अंधेरी से उपचुनाव में नोटा के वोटों का आंकड़ा जीतने वाली कैंडिडेट ऋतुजा लटके के बाद रहा। और वैसे तो सभी बड़ी विरोधी पार्टियों ने इस चुनाव में दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा को वॉकओवर दे दिया। ऋतुजा के पक्ष में वोटिंग भी उसी हिसाब से हुई। मगर नतीजों के विश्लेषण करें तो ऐसा साफ दिखता है कि नोटा ने अकेले ही बाकियों के 6 उम्मीदवार के छक्के छुड़ा दिए। ऋतुजा लटके ने ईवीएम से 66,247 और पोस्टल बैलेट से 243 वोट हासिल किए। उनको कुल 66,530 वोट मिले, जिस उपचुनाव में पड़े वैध मतों का 76.85% है। वहीं नोटा को 776 मत ईवीएम में और 30 मत पोस्टल बैलेट में मिले। नोटा को कुल 12,806 मत मिले। नोटा को कुल वैध मतों में से 14.79% मिले। अब ऋतुजा लटके के बाद बाकी के 6 उम्मीदवारों को मिले वोटों को देखते हैं तो नंबर 2 पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी को 1,571 वोट मिले हैं। निर्दलीय नीना खेड़कर को 1,531, आपकी और अपनी पार्टी के वी कैंटेश्वर विनायक नाडार को 1,515, निर्दलीय फरहाना सिराज सैयदा को 1,093, राइट टू रिकॉल पार्टी के मनोज नायक को 900 और निर्दलीय मिलिंद कांबले को 624 वोट हासिल हुए। नंबर 2 से लेकर 7 तक के प्रत्याशियों के नोटा को अगर मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 7,334 पर टिकता है, जबकि अंधेरी इसके उपचुनाव में नोटा को 12,806 मत मिले। यानी इसी चुनाव में बाकी के 6 कैंडिडेट को भी मिले वोट 5,572 से ज्यादा नोटा के वोट मिले।
अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर सियासी घमासान जारी है। उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत बता रहा है, तभी वहीं शिंदे गुट और बीजेपी से सहानुभूति पर आधारित चुनाव के रूप में देखती है। तैयारी भी कुछ ऐसी ही थी। ऋतुजा दिवंगत शिवसेना विधायक रमेश लटके की पत्नी है। लटके की डेथ मई में हुई थी, तब से सीट खाली थी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी मुरजी पटेल का नाम वापस लिया था। मनसे और शिवसेना गुट के लटके के निर्विरोध चुने जाने की बात कही थी। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की वापसी की अपील कर दी थी और राज ठाकरे ने इसके बारे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। इस पर फडणवीस ने कहा कि नाम वापसी के मुद्दे पर हामी भर दिए, पार्टी के अंदर बात करने की बात कही जा रही है। जिसके बाद महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी प्रत्याशी का नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपील की कि अंधेरी पूर्व सीट से ऋतुजा लटके का निर्विरोध चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ माना यह जाने लगा कि ऋतुजा लटके की निर्विरोध विधायक चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं, ऋतुजा की जीत गई है। राजनीति में जो दिखता है वो उतना सीधा होता नहीं है। अब जब ऋतुजा की जीत पर उद्धव गुट जोश हाई है, उद्धव गुट का कहना है कि जो वोट नोट के नाम पर पड़ने के लिए वोट बीजेपी को मिले थे, उद्धव ठाकरे बीजेपी को घेरने के लिए आरोप को याद दिला रही है। ठाकरे गुट ने अनिल परब ने भाजपा पर उपचुनाव के दौरान प्रचार करने के खुलेआम नोटा पर वोट देने के प्रचार करने का गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि नोटा को चुनने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग और पुलिस से शिकायत भी की गई थी। सबूत के तौर पर ऑडियो वीडियो भी सबूत के दिए थे। और यही वजह है कि नोटा को लेकर बहस जारी है। दो मुखों के बीच नोटा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि अंधेरी ईस्ट के चुनाव में करीब 2 लाख मतदाताओं ने वोट नहीं किया, जिसका मतलब है करीब 70% वोटर का उपचुनाव में शामिल नहीं होना। करीब 15% वोटर ने नोटा को चुना। बीजेपी के मुताबिक ये उद्धव गुट के प्रति जनता की नाराजगी को दिखाता है। यानी ऐसे में लोग अगर नोटा का बटन दबाते रहे तो गलत क्या है? सियासी वार पलटवार, एक तरफ नोटा का बढ़ता आंकड़ा बड़ी चिंता की तरफ इशारा कर रहा है। नोटा का चुनावी मूल्य बेशक नहीं है। नोटा लोकतंत्र से जुड़े कई गंभीर मसलों पर सवाल खड़े करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नोटा के संबंध में चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं। नोटा को लेकर किस तरह से चुनाव उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चुनाव में ईवीएम या पोस्टल बैलेट एक विकल्प यानी नोटा यानी इसमें से कोई नहीं का होता है। इसके जरिए कोई भी मतदाता उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुनता है। नोटा सिर्फ नेगेटिव वोटिंग है, इसकी कोई चुनावी वैल्यू नहीं है। अगर किसी चुनाव में नोटा के वोट भले ही पहले नंबर पर हो, उसके बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ही विजेता होगा। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था। नोटा को साल 2013 में पहली बार 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में अपनाया। साल 2014 में हुए 8 राज्यों की विधानसभा की सीटों पर नोटा का इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान में नोटा का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला बना रहा है। 21 अगस्त साल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जस्टिस AM खनविलकर और जस्टिस वाइदू चंद्रचूड़ की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि नोटा डिफेक्शन को बढ़ावा देता है, इससे भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए। मैं आपको नोटा से जुड़े कुछ और आंकड़े बताना चाहता हूं, जो नोटा को लेकर लोगों को बढ़ते रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं। साल 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में नोटा का वोट शेयर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले मतों से कम था। 182 में से 118 विधानसभा सीटों में से बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर नोटा का शेयर था। 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नोटा का शेयर 1.4% था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के वोट फीसदी में सिर्फ 0.1% का अंतर था। दक्षिणी ग्वालियर की सीट पर नारायण सिंह कुशवाहा को 121 वोटों से चुनाव हार गए थे।
जबकि यहां 1550 मतदाताओं में नोटा का बटन दबाया हुआ था। कर्नाटक में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीएम और बीएसपी जैसे राष्ट्रीय दलों की मौजूदगी में बावजूद लोगों ने नोटा का बटन पर ज्यादा वोट दिए थे। नोटा की तरफ से लोगों का बढ़ता रुझान लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जा सकता और ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय है। जब वो अच्छे कैंडिडेट नहीं उतारते तभी वोटर निराशा होकर नोटा का बटन दबाते हैं। जब पार्टी का प्रतिनिधि क्षेत्र में काम नहीं करता तो उसकी रिपोर्ट खराब हो जाती है। बावजूद इसके पार्टी उसे टिकट देती है, उस वक्त भी वोटर नोटा का बटन दबाने में मजबूत होता है। इसे चुनावी राजनीति के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता। इस पर राजनीति के जानकारों की क्या राय है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। नोटा चिंता का विषय कतई नहीं है। नोटा का प्रोविजन ही इसलिए किया गया था कि जब मतदाताओं को उपलब्ध उम्मीदवारों में कोई पसंद नहीं आए तो वो नन ऑफ द एबव यानी नोटा पर बटन दबाए और अपने मत का इजहार करे, यानी उसका चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन हो, ये सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि उम्मीदवार पसंद नहीं आए तो वोट देने ही ना जाए, वो वोट दे और कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है ऐसा बटन दबाए। अंधेरी ईस्ट में जो महाराष्ट्र की विधानसभा में जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं कि नोटा के तहत 12,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किए हैं, वो इस बात को रेखांकित नहीं करते कि ज़्यादातर लोगों को उम्मीदवार पसंद नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक परिस्थिति जो उस विधानसभा क्षेत्र में पैदा हुई, जिसमें शिवसेना के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए और ये कारण जो था राजनीतिक था। इसके अलावा और भी जो दूसरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार शिवसेना गुट के भी हो सकते थे, वो भी मैदान में नहीं आए। तो इस स्थिति में वैसे मतदाता क्या करते जिनको शिवसेना किसी रूप में यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना किसी रूप में पसंद नहीं थी। तो ऐसे लोगों की संख्या 12,000 हुई जिनको कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पसंद नहीं थी, उनके उम्मीदवार पसंद नहीं थे, लेकिन वो जो बाकी उम्मीदवार थे उनमें भी किसी और को वोट देना नहीं चाहते थे। तो ये एक राजनीतिक स्थिति को बयां करता है। लेकिन नोटा अगर अपने मकसद में भी कामयाब होता है कि कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम वोट नहीं दे सकते, तब भी ये वेलकम है, क्योंकि कम से कम इतने लोग, अगर नोटा का ऑप्शन नहीं होता तो 12,000 से ज़्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया से बाहर होते। आज वो चुनाव में शामिल हो रहे हैं। ये सुख की, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और नोटा पर अलग अलग राय है, अलग अलग जगहों पर इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। नोटा दबाने पर लोग बूथ तक जा सकते हैं, इससे अच्छा माना जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए नोटा के नंबर कई सवाल छोड़ जाते हैं। हिमाचल और गुजरात के पहले चरण के केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। अगड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के लिए बड़ी राहत वाला है। देश की सुप्रीम अदालत ने 10% आरक्षण पर मोदी सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। पीठ ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावनाओं का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में पहला बड़ा दांव चला था और हिंदुस्तान में पहली बार अगड़ी जातियों को 10% आरक्षण का ऐलान किया गया था। समाज की अगड़ी जातियों ने इसका जोरदार स्वागत किया। लंबे वक्त से अगड़ी जातियों के आरक्षण की मांग होती रही है। संविधान के सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का इसका हवाला देकर इसे टाल दिया जाता रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई, संविधान संशोधन कर अगड़ी जातियों के आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत माना है, खासकर जब हिमाचल और गुजरात चुनाव का माहौल चरम पर है। देश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के किन लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि इन्हें आरक्षण के इस नए प्रावधान से फायदा मिलता है। सामान्य वर्ग के गरीब लोग
जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, यानी जो 60 से 70 हजार रुपए महीना कमाते हैं, इनके स्रोतों में कोई भी सैलरी नहीं, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है, 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पात्र होने पर शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन और सरकारी नौकरियों के लिए आयु में कोई छूट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के पात्रों के पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण होना जरूरी है। ये प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के राजपत्रित अधिकारी पर जारी करते हैं। इस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल रहती है, जिसे रिन्यू करवाना होता है। सामान्य वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान भी जारी है। सवर्ण आरक्षण के पक्ष में और विरोध में सबके सामने अपने तर्क हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कुछ नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं, जो पक्ष और विपक्ष के तौर पर इसको अलग रख रहे हैं। 16 दिसंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया? मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी की जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब एससी, एसटी, ओबीसी का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। जातिवादित हुए अपने आप, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं उलट कैसे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो वक्तव्य आपके पार्टी के नेता उदित राज गरीबों के खिलाफ देते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? आप अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? और ऐसा प्रतीत होता है राहुल गांधी से सीखते सीखते आज कांग्रेस पार्टी के हर नेता की सोच यही है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आए तो उस पर अमर्यादित और ऐसी टिप्पणी करो जो अवमानना की श्रेणी में आती है। आप किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं, संविधान के तहत आपको यह भी हक दिया है कि आप उसको चुनौती दें, लेकिन यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, यह केवल एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। सामान्य वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जारी घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विराम लगा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आरक्षण का फायदा सही तरीके से मिलता है या नहीं, जो इसके सही हकदार हैं उन तक इसका लाभ पहुंचता है या नहीं। तभी तो इसी मायने में इस घमासान पर विराम लगेगा। मैं राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व क्रिकेटर इमरान खान शाहरुख खान से बड़े कैसे एक्टर। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आजादी मार्च के दौरान गोलीबारी की गई। मुश्किल से इमरान खान की जान बच गई
पूरी दुनिया में इमरान खान पर गोलीबारी की खबर सुर्खियां बनी। पूरी दुनिया ने हमले का लाइव वीडियो देखा। बावजूद इसके पाकिस्तान में इस मसले पर सियासत हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर हमला बोला। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने एक्टिंग में बॉलीवुड सितारे शाहरुख खान, सलमान खान को पीछे छोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को गोली लगने के बाद उन्हें वजीराबाद के पास के अस्पताल ले जाने के बजाय लाहौर ले जाया गया। पूरा घटनाक्रम सवाल खड़े करता है। इमरान खान पर गोलीबारी की घटना की जांच होनी चाहिए, ये बात फजलुर रहमान ने कही है। इमरान खान बड़े नौटंकीबाज हैं। इमरान खान ने एक्टिंग में बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। यह आरोप हम नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लगाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद लगाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वजीराबाद में हुए इस हमले के बारे में सुना तो उन्हें इमरान खान से सहानुभूति हुई, लेकिन बाद में पूरा हमला ड्रामा लगा। पीडीएम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने 3 नवंबर को पीटीआई की रैली के दौरान हुई गोलीबारी की घटना की जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की चोटों को लेकर शक होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह भी शक पैदा करता है कि इमरान खान को गोली लगने के बाद उन्हें वजीराबाद के पास के अस्पताल ले जाने के बजाय लाहौर ले जाया गया। उन्होंने पीटीआई के उस दावे पर भी सवाल उठाए जिसमें कहा गया कि मार्च के दौरान हमलावर की गोलियों के टुकड़ों से इमरान खान घायल हुए थे। पीटीआई के इस दावे पर संदेह जताते हुए उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि ये गोली के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमने बम के टुकड़ों के बारे में सुना है, लेकिन गोली के टुकड़ों के बारे में कभी नहीं सुना। अदाकार भी सर एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई। और मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया था। गोली 1 लगी है, 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 1 टांग में लगी हैं, 2 टांगों में लगी हैं, गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। ये गोलियों के टुकड़े जो है वो मुझे नहीं, बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता जी। कहाँ से टुकड़े आ गए इतने ज़्यादा? मैंने ऐसे उनके लोगों को देखा कि पता नहीं गोली कहीं करीब से भी गुजरी या नहीं। पीडीएम प्रमुख फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान 3 नवंबर की इस घटना पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में भी विरोधाभास है। दूसरी तरफ देश की प्रमुख हस्तियों पर आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी। ये मार्च औंधे मुंह गिरा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी पसंद के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति चाहते हैं। इसी वजह से इमरान खान ने पूरा ड्रामा रचा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के आईजी फैसल शाहकार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हत्या के प्रयास पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान के खिलाफ इस्लामाबाद तक उनके लॉन्ग मार्च को लेकर दायर अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई की शुरुआत में हत्या के प्रयास की निंदा की और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके जवाब में इमरान के वकील ने सीजेपी को बताया कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने का प्रयास किया था, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं की गई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान पर सरकार के खिलाफ राजद्रोह करने का आरोप लगाया।
और सरकार, संसद और न्यायपालिका जैसे संस्थानों से देश के पूर्व प्रधानमंत्री के घृणित एजेंडे के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया। सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी चैनल के एक प्रोग्राम के दौरान यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान चाहते हैं कि संस्थान उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे। आपको बता दें कि इमरान खान 3 नवंबर को पाकिस्तान के गुजरावाला के अल्लाहवाला चौक पर आजादी मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान जब उनका कारवां इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा था, तभी हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें इमरान खान समेत कई लोग घायल हो गए। इसमें एक शख्स की भी मौत हो गई। इमरान खान ने खुद पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने हमले के बाद लाहौर के शौकत खानम अस्पताल से शुक्रवार को देश को संबोधित करते हुए कई बड़े खुलासे किए। इमरान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ मेजर जनरल फैसल नासिर पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं इमरान के आरोपों को सेना के सीनियर अधिकारियों ने निराधार बता दिया। अधिकारी ने कहा कि अगर निजी स्वार्थों की वजह से सेना के सम्मान, सुरक्षा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाएगा तो वो अपने अधिकारियों और सैनिकों की रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो। सेना ने सरकार से मामले की जांच करने और मानहानि के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और जलवायु परिवर्तन से बढ़ती समस्या का सामना पूरी दुनिया कर रही है। कहीं तेज धूप से सड़कें पिघल रही हैं, कहीं बाढ़ से जिंदगी बेहाल है। ऐसे माहौल में सबकी नजर इस वक्त मिस्र पर टिकी है, जहां जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 की शुरुआत हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, COP27 में 120 से ज्यादा दुनिया के दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या पर मंथन करने वाले हैं। COP27 में गरीब देशों का मुआवजा का मुद्दा भी गहमाया हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आई आपदा में गरीब देशों को भारी नुकसान हुआ है। दुनिया के अमीर देशों का फर्ज बनता है कि वो गरीब देशों को मुआवजा दें। मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत वर्ल्ड लीडर्स शामिल हो रहे हैं। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक होने वाली इस बैठक में भारत से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हो रहे हैं। उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों पर पीछे हटने पर विनाश तेज होने की चेतावनी के साथ इस बार का सम्मेलन शुरू हो रहा है। साथ ही पिछले 1 साल में आई भयंकर आपदाओं के बाद गरीब देशों को अमीर देशों से मुआवजा मिलने की अपील और तेज हो गई है। पिछले कुछ महीनों में आपदाओं ने दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले ली है। लाखों लोगों को विस्थापित किया है। अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक बड़े पैमाने पर बाढ़ ने पाकिस्तान और नाइजीरिया को तबाह कर दिया, जबकि अफ्रीका और पश्चिमी अमेरिका में सूखे की स्थिति और खराब हो गई। चक्रवातों ने कैरिबियन इलाके को तबाह कर दिया और अभूतपूर्व हीट वेव ने 3 महाद्वीपों में जनजीवन को तहस नहस कर दिया। लाल सागर तट पर शर्म अल शेख के रिजॉर्ट में ये सम्मेलन यूक्रेन पर रूस के हमले, एक बड़े ऊर्जा संकट, बढ़ती महंगाई, कोविड महामारी से सुस्त पड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी के एक कठिन दौर में हो रहा है। कर्ज से अधिकांश क्लाइमेट फंडिंग। मिस्र के COP27 के अध्यक्ष समीह शौकरी ने कहा,
जलवायु प्रेरित आपदाओं के पीड़ितों की पीड़ा के लिए एकजुटता और सहानुभूति की भावना को दर्शाता है। हम सभी कार्यकर्ता और नागरिक समाज संगठन के आभारी हैं, जिन्होंने लगातार नुकसान और क्षति के लिए धन पर चर्चा करने के लिए समय की मांग की है। अमीर देशों ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने और भविष्य के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत बनाने में मदद करने के लिए हर साल $100 अरब देने के संकल्प को पूरा नहीं किया। अधिकांश क्लाइमेट फंडिंग कर्ज पर आधारित है। लक्ष्य से पीछे हटना मंजूर नहीं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने इस मौके पर कहा, 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 45% कम करने के लक्ष्य से पीछे हटने के कदमों को मंजूर नहीं करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को 19वीं सदी के अंत के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे, चाहे वे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सीईओ हों। जबकि पिछले हफ्ते सामने आए निष्कर्षों के मुताबिक मौजूदा रुझानों में दशक के अंत तक कार्बन प्रदूषण में 10% की वृद्धि होगी और पृथ्वी की सतह 2.8 सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। 2015 के पेरिस समझौते के तहत किए गए वादे अगर पूरे किए गए तो भी डिग्री के केवल 10वें हिस्से तक ही तापमान को घटाया जाना संभव होगा। चीन अमेरिका तनाव से बिगड़ सकता है खेल। पहले दिन की वार्ता के बाद 120 से अधिक विश्व नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। फिर भी सबकी निगाह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर रहेगी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बड़े कार्बन उत्सर्जक अमेरिका और चीन के बीच 2015 पेरिस समझौते सहित संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के बाद की जमीनी हकीकत सबके सामने है। लेकिन हाउस लीडर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा और चीन को उच्च स्तरीय चिप प्रौद्योगिकी की बिक्री पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद चीन अमेरिका संबंध पिछले 40 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं, जिसे COP27 के बेहतर नतीजों को लेकर संदेह है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हर साल होता है। हर साल सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। पिछले साल भी COP26 में कई बड़े वादे किए गए, जिनमें से अधिकतर अभी तक पूरे नहीं हुए। पिछले कई सालों से जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम आने लगे हैं। भुखमरी, कृषि प्रधान देश में फसलों को नुकसान होगा। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हीट वेव आम बात हो जाएगी। जानलेवा बाढ़, पीने के पानी का संकट, स्वास्थ्य समस्याएं। 5वीं बार अफ्रीकी देश में जलवायु सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अफ्रीका दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। ये 5वीं बार है जब अफ्रीका के किसी देश में जलवायु सम्मेलन हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में सूखे की वजह से 1.7 करोड़ लोग खाद्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसी अफ्रीकी देश में क्लाइमेट चेंज समिट होने से क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की तरफ दुनिया का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। यूक्रेन की धरती पर दोनों देशों की सेना ने जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। रूस अड़ा हुआ है तो यूक्रेन भी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर से रूसी सेना के भारी नुकसान का दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा कि डोनेट्स्क पर हमला करना रूसी सेना को भारी पड़ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूसी और यूक्रेन की तनातनी की खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। पूरी दुनिया युद्ध से परेशान है। एक बार फिर दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। दुनिया की नजर हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर रूस में क्या बात करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं। भारत रूस का रणनीतिक साझेदार होने के साथ रूस का पुराना और सच्चा दोस्त है। इन्हीं वजहों से भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने की दुनिया के देशों को उम्मीदें जगी हुई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 और 8 नवंबर को रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री डेनिस के साथ बातचीत करेंगे। जयशंकर के मॉस्को दौरे से राहत की खबर मिलने पर पूरी दुनिया की निगाह है। वहीं रूस यूक्रेन में घमासान जारी है। इस बीच एक स्थानीय पत्रकार ने शहर पर हुए ताज़ा हमले की जानकारी दी। रूसी चौकी पर हुए इस हमले को लेकर पत्रकार ने जानकारी दी। पत्रकार ने बताया कि रूसी चौकी पर हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हालांकि जोरदार हुए इस हमले में भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। वहीं स्थानीय संस्थाओं और प्रशासन का कहना है कि युद्ध प्रभावितों को राहत सामग्री और जरूरी चीजें पहुंचाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। कई जगहों से उन्हें मदद करने को लेकर संदेश मिल रहे हैं। रूस नियंत्रित डोनेट्स्क शहर पर यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमला किया है। यूक्रेनी सेना के हमले में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। रूसी कब्जे वाले शहर के प्रशासनिक अधिकारी ने अलेक्सी कुलेमाजिन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने शहर के इलाके में भयंकर बमबारी की है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त घर में रह रहा परिवार घर में मौजूद नहीं था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर वीडियो जारी कर युद्ध को लेकर जानकारी दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को हमला करना भारी पड़ रहा है। इस हमले में रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस एक बार फिर से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करने की रणनीति बना रहा है। इस बीच दोनों तरफ से युद्ध में गिरफ्तार किए गए सैनिकों की अदला बदली करने की कार्रवाई की गई, जहां सैनिकों ने अपने अनुभव को साझा किया। रूसी सेना के कब्जे से मुक्त हुए यूक्रेनी सैनिक ने अपने शहर पहुंचकर कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि वो अपने घर पर हैं। सैनिक मैक्सिम चेकनोव ने कहा, युद्ध का ये अनुभव बहुत ही भयानक था और वो नहीं चाहते कि किसी को भी इस हालातों से गुजरना पड़े। वहीं यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से पीछे हट रहे रूसी सैनिकों को राष्ट्रपति पुतिन ने गोली मारने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।